नमस्कार, आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। मैं हूं आपके साथ मोनिका। खबर आ रही कोटपुतली से। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है, जो कहीं कोटपुतली को पुनः पूरे राजस्थान में स्टैब्लिश करता है, जो विधानसभा में एक सवाल के रूप में खड़ा नहीं होता, बल्कि बहुत से लोगों के वर्षों पुराने सवालों का जवाब बनकर यदि कोई चीज सामने आई है, तो वो कोटपुतली से जुड़ा हुआ वो कस्टोडियन शब्द है, जिसकी शब्द की व्याख्या निश्चित समय के अंतर्गत एक निर्धारित समय में कर पाना संभव तो नहीं है, लेकिन चूंकि काबिल ऑफिसर यदि होंगे तो वो संक्षिप्त में उसकी भूमिका बनाते हुए ये बताएंगे कि एक्चुअल में कस्टोडियन है क्या, कहां से ये कस्टोडियन शब्द की उत्पत्ति हुई है। कई बार लोगों को समझ में नहीं आता कस्टोडियन भूमि क्या है। देखो, रेवेन्यू की शब्दावली में कस्टोडियन भूमि और निष्क्रांत भूमि ये समानार्थी हैं। और निष्क्रांत भूमियाँ वे भूमियाँ थी जो जब देश का विभाजन हुआ तो हमारे यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, जो भारत को छोड़ के और पाकिस्तान जा बसे, और उनकी जो भूमियाँ यहाँ पे थी वो भूमियाँ निष्क्रांत भूमि कहलाई। और कालांतर में जब केंद्र सरकार ने उनको अधिकृत किया तो वो भूमियाँ कस्टोडियन भूमियाँ कहलाई। और फिर समय समय पर विभिन्न राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार को मुआवजा दे के और वो भूमि स्टेट में अंतर्निहित कर ली गई। तो कुल मिला के एक लाइन में ये है कि कस्टोडियन भूमियाँ वे भूमियाँ हैं जो भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान जो यहाँ के मुस्लिम लोग हैं वो पाकिस्तान चले गए, उनकी जो यहाँ छोड़ी हुई संपत्ति है वो कस्टोडियन भूमि में श्रेणी। मैं समझता हूं कि बहुत ही और एक विस्तृत व्याख्या आपने कर दी है, परिभाषित कर दिया है कि कस्टोडियन भूमि वह भूमि है जो भारत पाक विभाजन के बाद यानी आजादी के बाद से आज तक जिस विषय को नहीं टच किया गया था, जिस विषय की सुनवाई नहीं हो रही थी, लोग जमीनों पर काबिज तो थे लेकिन वो उसके मालिकाना हक से दूर थे, वो उन्हें नहीं मिल सका था। ये एक महत्वपूर्ण कार्य था जो कि आजादी के इतने वर्षों बाद ये एक अभियान के अंतर्गत, जो कि प्रशासन गांव के संग अभियान से जुड़ा हुआ ही ये शायद एक प्रकल्प था जिसके अंतर्गत ये हम कस्टोडियन भूमि से जुड़ा हुआ भी वर्क कर पाए। दूसरा सवाल जो एक सबसे बड़ा जो आता है, कस्टोडियन भूमि का विभाजन, जो विभाजन के बाद से जो लोगों को अलॉट की गई, प्रदेश स्तर पर जगह जगह ये मामले आए भी होंगे, लेकिन कोटपुतली क्षेत्र में जो कस्टोडियन भूमि को लेकर के और इस अभियान को लेकर के जो एक उप कृषक जैसे शब्द की जो उत्पत्ति होती है, जिसको आधार बनाकर विधानसभा से लेकर प्रदेश स्तर पर कोटपुतली चिन्हित होता है, आखिर क्या है ये उप कृषक और इससे क्या लोगों को लाभ मिलने वाला है? इसके संदर्भ में मैं पहले थोड़ा सा जो कानूनी विभिन्न प्रकार के जो कानून थे जो लागू रहे तो उन पे एक छोटा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि जब ये कस्टोडियन भूमि आई और सरकार ने जब अधिकृत किया, तो अधिकृत करने के पीछे सरकार का उद्देश्य ये था कि जो पाकिस्तान से भारत की तरफ आ रहे थे तो उन लोगों को भी कंपनसेटरी वो लैंड भाई आ रहे हैं तो कहीं ना तो कहीं बसाना ही पड़ेगा तो उनको कंपनसेटरी तौर पे उनको जमीन अलॉट की जाए। और उसके लिए ये नियमों के अधीन रहते हुए सरकार को निष्क्रांत भूमि या कस्टोडियन भूमि का एक नोटिफिकेशन जारी करना होता है। इसके संदर्भ में 1963 में राजस्थान सरकार ने रूल बनाए। वो राजस्थान सरकार ने रूल जब बनाए, जब राजस्थान सरकार ने लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा केंद्र सरकार को दिया और वो भूमियाँ जो केंद्र सरकार के नाम थी वो राजस्थान सरकार की कंट्रोल में आ गई। उस समय राजस्थान सरकार ने जो कस्टोडियन भूमियों के अलॉटमेंट संबंधी नियम बनाए थे 1963 में, जो समय के साथ साथ परिवर्तित होते भी रहे थे। रही बात कोटपुतली की, तो मूल रूप से मैं आपको निवेदन करूं कि कोटपुतली की जो जमीनें थी वो संवत 2005 में की जो मिशल है उसके अनुसार यहाँ के जो हिस्सेदार थे वो मुसलमान थे। मैक्सिमम जहाँ भी कस्टोडियन भूमियाँ हैं वो मुस्लिम हिस्सेदारों की थी और वो पाकिस्तान चले गए थे। तो अपने सेकंड सेटलमेंट के दौरान इन भूमियों को कस्टोडियन दर्ज कर दिया गया था, बिल्कुल कानूनी रूप से कस्टोडियन दर्ज किया गया था। क्योंकि 1963 के नियम अगर अपन देखते हैं तो उसमें नोटिफाइड कस्टोडियन लैंड और डीम्ड कस्टोडियन लैंड, इन दोनों भूमियों के निस्तारण बाबत 1963 के नियमों में प्रावधान किया हुआ है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब कोटपुतली में जो कस्टोडियन भूमियां हैं वो प्रॉपर कानून के तहत कस्टोडियन दर्ज नहीं हुई। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि उसमें जो 1963 के नियमों में ये जो दे रखा है ना डीम्ड टू बी कस्टोडियन,
तो ये उस श्रेणी की जमीनें हैं, तो नियमानुसार ये कस्टोडियन दर्ज हुई। अब रही बात इनके वितरण की, इनको सेटल करने की स्थिति जी, तो जैसा कि आपने फरमाया कि अपने राजस्व रिकॉर्ड में जो है महकमा कस्टोडियन के साथ जो व्यक्ति तत्समय संवत 2005 के समय जो व्यक्ति वहां पे काबिज होकर कास्ट कर रहा था, तो उनको सामने उपकृषक शब्द जोड़ दिया। लेकिन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में उपकृषक शब्द जैसा कोई भी ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। इसको हम सामान्य भाषा में हाड़ी बोलते हैं ना, कि जो कास्ट कर रहा है, जिसको जो काबिज है वो कास्ट कर रहा है, मालिक कोई और है जी, उसकी तरफ से कास्ट कर रहा है। लेकिन जब 1955 में काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ तो जो कास्ट कर रहा था उन सबको राइट्स दे दिए गए थे। लेकिन चूंकि मैंने आपको निवेदन किया कि कस्टोडियन भूमियों से रिलेटेड जो नियम बने 1963 में बने और उसमें उपकृषक शब्द जोड़ दिया गया। उसके बाद में ये ऐसी विशिष्ट स्थितियां कोटपूतली में सर्वाधिक हैं। पूरे राजस्थान को अगर अपन देखें तो कोटपूतली में सबसे ज्यादा ऐसी स्थिति है। हमारा जो एक अध्ययन है वो ये है कि हमारे टोटल 11 राजस्व गांव हैं, लगभग 4 ग्राम पंचायतों के, नगर पालिका भी है उसमें, और 3 ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायतें 4 ही हैं नगर पालिका से। तो टोटल 1053 के करीब हेक्टर के करीब 1053 हेक्टर के करीब। आपने देखा कि जिस तरह से कि ये बहुत ही उलझा हुआ मामला था कस्टोडियन भूमि को लेकर के, और इस उलझे हुए मामले को सुलझाने में जिस तरह माननीय डॉक्टर टी शुभमंगला जी ने इनिशिएटिव लिया, आपको कोऑपरेट करते हुए माने दोनों ऑफिसर्स ने इनको साथ दिया, और एक ऐसा टीम वर्क सामने आया कि 2 बड़े अचीवमेंट हमारे राजस्थान भर के लिए कोटपुतली से निकले। जिसमें पहला था उपकृषक शब्द का जुड़ाव होना, और दूसरी बात डीएलसी रेट में कमी लाना। मैं इसके अंतिम पड़ाव में बची हुई जानकारी को समराइज करते हुए मैं आपसे एक सवाल ये करूंगा कि आप अपना जवाब शुरू करने से पहले बताएं, जो आपका एक टैग लाइन है जो आप कस्टोडियन को लेकर के अक्सर कहते रहे हैं और बहुत सारे कैंपों में जब भी कभी मीडिया से मुखातिब हुए हैं, आपने शुरुआत ही वहीं से की है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या है बचावा सेगमेंट पूरा। इसमें दूसरा, मैं पहले की कंटिन्यूटी में ही मैं अपनी बात आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। ये जो भालोजी में किया गया 101 हेक्टर जमीन का आवंटन किया गया, इसके साथ ही जब दूसरी बार जो हमारा कैंप हुआ वो ग्राम पंचायत बसई में हुआ। ग्राम पंचायत बसई के हमारे पास 3 गांव थे, एक तो बसई इटसेल्फ, एक जाहिदपुरा और एक पेजुका, और बालूजी में बालूजी और दादूका। तो इन 3 गांवों का जो कैंप हुआ ग्राम पंचायत बसई के में, तो उसमें पूरा सुबह से लेकर एकदम रात के 10 बज गए थे, और मैक्सिमम फाइलों का निस्तारण उसमें हुआ। केवल वही फाइलें नहीं हो पाई थी जो उसी दिन कैंप में आई थी, उनके लिए मैम प्लान कर रहे हैं। प्रेस नोट भी लेट ही मिला था हमें उस दिन का तो हाँ, वो काफी हो गया था। तो उस कैंप में भी लगभग 366 जो काश्तकार है वो लाभान्वित हुए थे व्यक्तिगत रूप से। मतलब इंडिविजुअल बेनिफिशियरी जो है होना, ये सरकार का जो एक टारगेटेड जो वर्क है, वो सरकार ने जो अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर रखा है कि बेनिफिशियरी कौन होगा, जो व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित हो। तो 366 काश्तकार व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित हुए, और लगभग 130 हेक्टर जमीन जो है वो उन काश्तकारों को खातेदारी देने का अनुमोदन उस कैंप में किया गया था। अभी हमारी 2 ग्राम पंचायतें जो है वो शेष हैं, जिसमें कुजोता है, कुजोता का जो गाँव है फतेहपुरा, और एक है हमारी गोवर्धनपुरा, उसमें एक गाँव है महरमपुर नवाब। ये 2 गांव जो हमारे हैं, एक मोलाइडा में भी कुछ एक रकबा है, उसका भी अध्ययन कर रहे हैं, 30 ईयर का ही है। तो ये कुछ एक गांव है, बाकी मैक्सिमम जो काम है वो इसमें हो गया है, और लगभग अब तक 250 हेक्टर के करीब जो जमीन है वो माननीय मैम द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर लगभग कर दिया। और सामान्य भाषा में मैं कहूँगा कि लगभग 1000 बीघा जमीन जो है वो बड़ा लगभग 450-500 काश्तकारों को आवंटित कर दी गई है। और अभी और हैं कुछ जो मैंने निवेदन किया कि जो फाइल्स कैंप वाले दिन ही आई थी, उनकी भी जांच लगभग हमने कर ली है। लगभग इतनी ही भूमि आवंटित करने के लिए शीघ्र ही नया जो कैंप है, फर्स्ट फेज के तहत ही सेकंड कैंप है वो आयोजित किए जाएंगे। कस्टोडियन भूमियों का तो एक मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा कार्य माननीय मैम के निर्देशन में हुआ यहाँ पे।
और ये जिंदगी भर याद रहेगा। क्योंकि कस्टोडियन जो जमीनें हैं विभिन्न अपने अलवर जिले में हैं, भरतपुर में है, जी जी जी, उनका क्लासिफिकेशन अलग है, लेकिन कोटपुतली का कस्टोडियन अपने आप में विशेष है। और ये बिल्कुल पूरे टेन्योर और पूरे करियर में ये कार्य जो है ना वो बिल्कुल याद रखा जाएगा कि ऐसा कुछ जो है हुआ था। और तो इसमें यही है, 3 जो गांव हैं वो हमारे शहरी क्षेत्र के लिए हैं, उनकी भी जांच चल रही है, वो भी सक्षम स्तर से उनका अनुमोदन करवा के और उनको भी राहत दी जाएगी। पदस्थापित हुए तो मैम ने जो सबसे पहले हमारी मीटिंग ली तहसीलदार और नायब तहसीलदार की, तो उस संदर्भ में मैम ने यही बताया कि यहाँ पे कस्टोडियन लैंड्स का कुछ इश्यू है, मेरे को उसके बारे में बात करनी है, आप पूरे फैक्ट्स लेके आइए फिर बात करेंगे। तो हमने फैक्ट्स किए और मैम के सामने रखे, तो मैम ने जो है प्रक्रिया निर्धारित की, बाकायदा बिल्कुल रेगुलराइज इन लोगों को करना है और उसकी कैटेगरीज बनाई। क्योंकि यहाँ भी क्या है कि कालांतर में काफ़ी चेंजेस हो गए, कुछ लोगों ने ज़मीन जो है वो जरिए इकरारनामा भेज दी, कुछ पे अन्य लोग काबिज हो गए, उपकृषक के वारिसों के अलावा अन्य लोग आ गए, वो जरिए इकरारनामा भी है, कुछ लोगों के पास रजिस्ट्रियाँ भी हैं, कुछ लोग ऐसे आ गए कि अदर देन कास्ट आ गए। तो ऐसी कैटेगरीज होके ये क्या एक प्रकार से उलझ रहा था। तो मैम ने जो निर्देश दिए वो ये था कि हम इनको कैटेगराइज करके और फिर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने उन जमीनों को लिया जिनमें उपकृषक दर्ज हैं और उनके वारिसानी मौके पे आज तक काबिज हैं। और मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि ये एक अपने आप में एक मेरे लिए तो आश्चर्य की स्थिति थी कि हमने अभी 2 ग्राम पंचायतों में कैंप किए हैं और 2 ग्राम पंचायतों के लगभग 7 गांव हैं जिनमें कैंप हुए हैं टोटल। और भालोजी का जो कैंप था उसमें 198 जो काश्तकार हैं रिकॉर्ड, हाँ 198 काश्तकारों को जो है खातेदारी देने का अनुमोदन किया गया था। उस कैंप में माननीय मंत्री महोदय भी थे, प्रधान जी भी थे, मैडम थी। इसकी भी एक प्रोसेस है, वो बताऊंगा, आमंत्रण सलाहकार समिति होती है। लेकिन मैं पहले थोड़ा सा ब्रीफ ये करना चाहूंगा कि इस एक इनिशिएटिव से कितने लोगों को फायदा। जी जी जी, तो उन 198 लोगों को लगभग 101 हेक्टर जमीन जो है वो दी गई थी। इसके साथ ही एक चीज और है कि भालोजी में जितने भी सरकारी जो महकमे हैं उनके पास भी लैंड मिलती है। इवन जो वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है, सीनियर स्कूल है और जो सब सेंटर है वो है। इसके अलावा वहाँ पे जो आबादी बसी हुई है उनको भी पट्टे नहीं मिल पा रहे थे। तो वो सारा कार्य मतलब सार्वजनिक के साथ साथ व्यक्तिगत सारा एक तरीके से सेटल करने का प्रयास किया। मैं सर आपके पास लौटता हूँ अभी वापस में, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि मैम आई हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, फर्स्ट आपकी मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद बताना चाहूंगा यहाँ पे जैसा कि अभी एक ब्रीफ चल रहा है और मैंने एक बिल्कुल एक तरह से एक ब्रेक दिया है अभी माननीय तहसीलदार साहब को। और चूंकि जिक्र इसके अंतर्गत आ रहा है कि इसको गति कहाँ से मिली, तो सबसे पहले क्षेत्रीय आवाम ने जिस तरह से अपने प्रतिनिधि का चुनाव किया, स्थानीय विधायक जो आज गृह राज्य मंत्री के रूप में क्षेत्र का गौरव बढ़ा रहे हैं, उनके सब प्रयासों के चलते उन्होंने इस क्षेत्र को 2 विशेष पहचानों से जोड़ा। पहली चीज वो कि कस्टोडियन भूमि जो थी उसमें उपकृषक शब्द को जोड़ करके उन्होंने राजस्थान में तमाम उन कस्टोडियन भूमि से जुड़े हुए जो लोग थे जो कि विभाजन के बाद से परेशान थे, त्रस्त थे, कुछ सूझ नहीं रहा था क्या होगा कैसे होगा, उन सब चीजों को उन्होंने एक अमली जामा पहनाते हुए उस संघर्ष को उन्होंने आगे बढ़ाया और वो चीज विधानसभा तक पहुंची। और दूसरी बात जो अभी आपने बताई, क्योंकि कंक्लूजन में मैं लास्ट में आता हूं, वो जब ये था कि डीएलसी की रेट जो पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी उसमें कमी ला करके भी उन्होंने आने वाले टाइम के लिए भी एक रास्ता खोल दिया है, जो बड़ी बात है, जो स्थानीय विधायक वर्तमान गृह राज्य मंत्री की एक बहुत बड़ी देन होगी कोटपुतली तोराबाटी क्षेत्र की, ये एक बड़ी बात है। अब चूंकि जो कस्टोडियन भूमि से जुड़ा हुआ जो कैंप था वो भी पार्ट ऑफ प्रशासन गांव के संग था और वो पूरा जो अभियान है वो माननीय मैम के नेतृत्व में पूरा संचालित हुआ और आप मौजूद थी जिस समय 198 लोगों को वो कस्टोडियन भूमि से जुड़े हुए प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दिए गए, जब स्वयं गृह राज्य मंत्री भी वहां पर मौजूद थे और आपकी मौजूदगी भी थी, पूरा प्रशासनिक अमला था, लोगों की खुशी देखते ही बन रही थी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने यहाँ विजिट किया, जैसा कि मैंने कहा कि जब भी IAS IPS कैडर से ऑफिसर्स यहाँ आते हैं तो अपनी वो उस इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर कुछ चीजें साथ लेकर आते हैं, जिसमें से एक ये विषय भी था
कि आपने आते ही आप दोनों साहिबान को कॉल किया और बताया कि इस विषय पे हमें बात करनी है और इसे एक फाइनल अमली जामा पहनाना है। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? जब मुझे एसडीएम कोटपुतली का चार्ज मिला तो उस दिन मैंने डीएम से कॉलम किया था, तो उसी हिसाब से मैंने तहसीलदार जी से पूछा और उनके पास पूरा कंपाइलेशन था रूल्स का, और वी हैड अ टॉक टुगेदर, और हमें लगा कि इस शिविर में हम कुछ वी कैन गिव अ रिजल्ट टू दिस लॉन्ग पेंडिंग कस्टोडियल इशू। तो एक तो था कि हमने प्लान तो कर दिया था, पर हमें ये लग रहा था कि हम बीच में करेंगे तो नॉर्मल प्रशासन गांव के संघ का भी थोड़ा इंटरफेयर हो सकता है, तो इसके लिए थोड़ा प्लानिंग की भी जरूरत थी। तो हमने कुछ टाइम लिया, पहले हमने भालोजी का किया जी, जिसमें ज़्यादा था, और उससे हमें आइडिया मिल गया कितने दिन में और एक कैंप कर सकते हैं। तो व्हाट एल्स यू वांट टू आस्क, लाइक अभी हम भी और भी करेंगे। तो इसमें यह है कि ग्राउंड लेवल में ज़्यादा काम करना पड़ता है, पटवारी का, गिरदावर का, क्योंकि जांच करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि तहसीलदार जी ने कहा कि उत्कृषक तो कोई थे और बहुत सारे चेंजेस हो गए उनके जनरेशन्स में, तो अभी तो हम फर्स्ट उन्हीं को दे रहे हैं जो उत्कृषक नाम दर्ज था, और उन्हीं के जो वंश वाले हैं वो वहाँ पे अगर काश्त कर रहे हैं, अगर वो काबिज है, तो इसका ग्राउंड लेवल वेरिफिकेशन तो पटवारी ही कर सकते हैं। तो अभी भी कुछ लोग आते हैं ऑफिस में कि अभी क्यों स्लो पड़ गया। स्लो हमने नहीं किया, अभी भी काम तो चल ही रहा है, पर क्योंकि 2 ही पटवारी है तो थोड़ा डिले हो सकता है, पर हम पूरा हमारा प्रयास इसी के ऊपर है। लाइक मेरा जब तक टेन्यूर यहाँ पे रहेगा तो मेरा पूरा फोकस कस्टोडियल लैंड के ऊपर ही होगा, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग पेंडिंग थिंग है। 70 ईयर्स से ऊपर किसी का काश्तकार है और उनका नाम भी नहीं है जी। तो दैट वाज द मेन थिंग कि जब मुझे पता चला कि उनका कुछ भी राइट्स नहीं है, और हम राइट्स दे सकते हैं थ्रू प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, जो ऑलरेडी पहले बहुत लोगों ने संघर्ष किया, रूल्स बन गए, जस्ट उसका इम्प्लीमेंटेशन का ही काम हमें करना है। तो अभी आई फील एनवायरनमेंट इज़ वेरी सूटेबल फॉर दैट। वी हैव प्रशासन गांव के संग, जिसमें 15 दिन का नोटिफिकेशन अभी 7 डेज का कर देते हैं लैंड अलॉटमेंट कमेटी का। साथ ही एमएलए सर जिन्होंने पूरा ये देखा है थ्रू ऑल इट्स इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस, और वो भी बहुत कोऑपरेटिव है। साथ में वी हैव लाइक ऑल ऑफ अस इन एवरी, जब हमने लैंड अलॉटमेंट कमेटी बैठे हैं सारे मेंबर्स उपस्थित हैं। वैसे तो उसमें ऑप्शन भी है कि सारे उपस्थित नहीं है तो भी कर सकते हैं, फिर भी सब में इतना एंथुसियाज्म है कि सारे उपस्थित रहते हैं उस दिन, और जनता भी दे वेरी हैप्पी। भालोजी में तो रिस्पांस बहुत ही अच्छा था, यही सबसे बड़ा अचीवमेंट मानते हैं कि खुश हैं। तो वही सेटिस्फेक्शन है कि व्हाटएवर डन एट द एंड ऑफ द नाइट वी आर हैप्पी दैट बहुत सारे लोगों को कुछ हम बेनिफिट दे पा रहे हैं। ये पार्ट 1 कह सकते हैं, फेज 1 था ये, और सेकंड फेज में आप बचे हुए जो कार्य हैं उसे भी करना चाहेंगे? फेज 1 पूरा नहीं हुआ है अभी, हमें शायद जनवरी 2nd वीक विल टेल यू, वी आर स्टिल प्लानिंग। फेज 1 उत्कृषक का है, जिनका कुछ उन्हीं के वंशज जो अभी है काबिज है। उसके बाद सेकंड फेज होगा ट्रेसपासर्स का, अतिक्रमी, अतिचारी, हाँ, दो शब्द हैं उनका होगा। उसके बाद तो देखेंगे, फेज 1 तो कर ही लेंगे जनवरी में, इतना तो प्लान है। फेज 2 शायद होगा फरवरी मार्च में, पर पूरा हमारा टीम उसी में लगा है। आपने देखा कि आप पहले से तय कर चुकी हैं कि उन्होंने जिस कार्य को शुरू किया है वो अपने इस कार्यकाल के दौरान निसंदेह उस कार्य को अंजाम देना चाहेंगी जिसे इन्होंने शुरू किया है। आपको आप बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस स्टूडियो में न केवल समय दिया, बल्कि जिस उद्देश्य से हम लोग आज आवाम से मुखातिब हुए हैं उसमें मैक्सिमम जानकारी आपने शेयर की है। नो डाउट जब बड़ा अभियान होता है, बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं, तो बहुत सारी असुविधाएं भी कई बार होती हैं। उन सबको दरकिनार करके आपने पब्लिक के हित में जो भी इनिशिएटिव लिए वो सभी काबिल तारीफ है। तो शहरी आवाम की ओर से, मैं इंदौरिया टाइम्स स्टूडियो के ओर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहरहाल मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जब इस तरह के कार्य हम लोग करते हैं तो कुछ एक्सपेक्टेशंस रह जाती हैं, आदमी की होती हैं लेकिन पूरी नहीं हो पाती। यदि उन चीज़ों का भी ख्याल आवाम रखे तो न केवल अफसर उत्साह के साथ उनके लिए वो लाभान्वित योजनाओं को लेकर आएंगे, बल्कि उन्हें भी बहुत सारी असुविधाओं से बच सकेंगे वो लोग, और उन्हें समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।